पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया जैश का आतंकी युवाओं को करता था ब्रेन वॉश और आईडी बनाने में एक्सपर्ट था सैफुल्ला लंबू उर्फ पुलवामा हमले का भी था भागीदार। सांबा म्युनिसिपल काउंसिल बैठक में हुआ बड़ा बवाल और बैठक का 7 सभासदों ने किया बहिष्कार। फंड्स का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। और दक्षिण आपदा के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शुरू हुई मुहिम। मूलभूत सुविधाएं देने के लिए मसौदा तैयार कर रहा प्रशासन। आशियानों के निर्माण के साथ साथ बिजली पानी की सप्लाई के लिए भी कोशिशें शुरू। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के डाची गांव में नामिया बयान और मसर इलाके के बीच पड़ने वाले जंगलों में आज पूरी तरह से यहां पर देखने को मिला है। और मुकम्मल तरीके से आपको बताते चले कि इस वक्त सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं कि अपडेट बड़ी जो है वो सांबा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक में यहां बवाल हुआ है और बैठक का 7 सभासदों ने बहिष्कार कर दिया है। वॉकआउट करके बाहर निकल चुके हैं ये सभी सभासद और नाराज सभासदों ने फंड्स का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो है वो जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक में बड़ा बवाल हुआ और बैठक का 7 सभासदों ने बहिष्कार कर दिया है और वॉकआउट पर ये पूरी तरह से बाहर निकलते हुए नजर आए। नाराज सभासदों ने फंड्स का भी दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से सभासद जो हैं वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन का भी सिलसिला इन्होंने यहां शुरू कर दिया। पूरी तरह से सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है, वॉकआउट कर दिया है, वे बाहर निकल गए हैं और नाराज सभासदों ने फंड्स का भी दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है कि जो फंड्स यहां पर मुकम्मल तरीके से पहुंच रहे हैं उसका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आप जिला सांबा से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए सभासदों ने किस तरह से सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक में बड़ा बवाल शुरू कर दिया है। सांबा से ही ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आखिर किस बात को लेकर ये इतना बड़ा बवाल वहां पर हो गया? देखिए, आपको बता दें कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो वहां पर जितने भी पार्षद है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के, वो वहां पर बैठे हुए थे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी वहां पर मौजूद थे और लगातार हाउस मीटिंग जो है वो जारी थी। और हाउस मीटिंग के दौरान ही कुछ सवाल जो वो कुछ पार्षदों द्वारा पूछे गए चेयरमैन को, यानी हिसाब लेने का प्रयास उनके द्वारा किया गया कि हमें रिकॉर्ड चेक करवाइए कि कहां से कलेक्शन आती है और कहां पर जो पैसा है उसे लगाया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है फंड्स को। और इसका जवाब नहीं दिया, रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिसके चलते जो कुछ 7 पार्षद थे उन्होंने मीटिंग को बाइकआउट किया और बाइकआउट करते हुए वो नारेबाजी करते हुए हॉल से वापस बाहर आ गए। और जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो हमने उनसे पूछा कि किन मुद्दों को लेकर आपने बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा कि एक तो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो सही से नहीं हो पा रही और फंड जो है वो प्रॉपर भी हमें नहीं मिल पा रहे, जिससे डेवलपमेंटल कार्य पूरी तरह से रुके पड़े हैं। 3 साल पहले चुनाव हुए थे म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, यानी उस समय म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी सांबा, 13 वार्ड थे, लेकिन डिलिमिटेशन किया गया, सांबा का जो दायरा है उसे बढ़ाया गया और वार्ड जो थी उसकी संख्या 17 हो गई। लेकिन जो फंड्स आ रहे हैं वो 13 वार्ड के हिसाब से आ रहे हैं। पैसा आना चाहिए 17 वार्ड के हिसाब से, यानी 4 वार्ड जब इसमें ऐड हो चुके हैं तो उसी को लेकर ये जो वो खींचतान होती हुई नजर आई कि आखिर जो पैसा है वो लग नहीं पा रहा और जो हिसाब है वो आप देते नहीं है। ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल वहां पर उठा है कि पारदर्शिता तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा मुद्दा था। तो क्या बताया गया कि आखिर क्यों ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से काम नहीं हुआ? देखिए, मैंने दोनों पक्ष जानने का वहां पर प्रयास किया। जो बाइकआउट कर आए पार्षद उनसे मैंने जवाब मांगा तो उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी से काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, हमें कोई रिपोर्ट सौंपी नहीं जाती, पैसा लग नहीं रहा। सांबा में हालत यह है कि बिगड़ती जा रही है सांबा की तस्वीर दिन ब दिन और कोई विकास नहीं हो पा रहा। दुकानों के बाहर के जो आप ये कह सकते हैं कि जो थड़े होते हैं उसे तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा, कोई काम उस पर नहीं किया गया और कहीं ना कहीं ऐसे काम है जो अभी रुके पड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं किए जा रहे। और जब मैंने चेयरमैन से बात की तो चेयरमैन का साफ तौर पर कहना था कि रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, आप रिकॉर्ड मुझसे लीजिए। मैंने उनको पूछा कि अगर वो रिकॉर्ड पार्षद मांग रहे हैं तो रिकॉर्ड देने में आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड जो वो मेरे से भी ले सकते हैं, क्लर्क से भी ले सकते हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने ये चीज भी मानी कि हाँ, जो फंड्स है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब चुनाव हुए थे तो हमें जनता ने आगे जिताकर भेजा और जनता का गुस्सा हमें फेस
फेस करना पड़ रहा है। और जब डिलिमिटेशन हुआ तो वह तब 13 वार्ड्स पहले थे और 17 वार्ड्स को जब किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 13 वार्ड्स के हिसाब से फंड्स आपको मिल पा रहे हैं, तो आप 17 में किस तरह से उन फंड्स को लगाएंगे? यानी किसी भी वार्ड में डेवलपमेंट इस वजह से नहीं होगी। और कई ऐसे इलाके हैं सांबा के पूरी तरह से जिम्मा बनता था ऋषि कि अगर 13 वार्ड से बढ़ाकर 17 तक पहुंचाया गया है तो फंड्स में भी इजाफा होना चाहिए था और पूरी तरह से वहां पर काम होना चाहिए था। वो क्यों अभी तक नहीं हुआ? देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि यही फंड्स का हवाला जो है वो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम आयोजित किए गए, आपको याद होगा। उसमें अधिकारियों ने एक बार फिर से शहरों का रुख किया बैक टू विलेज के कार्यक्रम के उसी के तर्ज के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया जो वो म्युनिसिपल काउंसिल को देंगे, वो आया नहीं आया, इसको लेकर भी कोई पारदर्शिता हमें नजर नहीं आई। और जब पार्षद इस चेयरमैन को पूछते हैं कि आप लोग काम क्यों नहीं करते, डीसी मैडम जब आपको बुलाते हैं तो आप वहां पर क्यों नहीं जाते? आपका दायित्व बनता है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते कि अगर आपको डीसी मैडम ने बुलाया है तो आप उस मीटिंग में जाइए, उनसे सुनिए कि क्या क्या फंड्स किस तरह से रिलीज किए जाएंगे, किस तरह के कार्य जो वो किए जाएंगे। उस मीटिंग में वो नहीं जाते। ये आरोप भी पार्षदों ने लगाया चेयरमैन के ऊपर, जो पार्षद बाइकआउट कर आए। यानी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि काम करने का जो तरीका है वो समझ नहीं आ रहा और म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में कोई भी प्लानिंग जो वो नहीं है। पड़ रहा है ऋषि। और पूरी तरह से आप देखिए बैक टू विलेज प्रोग्राम पर भी सवालिया निशान उठे थे और अब यहाँ पर माई प्राइड को लेकर भी बातचीत निकलकर सामने आ गई है। यानी मिशन जिस तरह से शुरू करने की कोशिश होती है वो जमीनी सतह तक लागू होना बहुत जरूरी है, जो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आम जनता जो है वो अब परेशानी के दौर से गुजरती हुई नजर आएगी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जिस तरह से घमासान देखने को मिला है ये देखने वाली बात है। क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर सभासदों ने आज फिर से मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोलने के बाद पूरी तरह से वो फंड्स का हवाला देकर यहाँ पर अपनी मांग सामने रख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, बड़ी खबर आपको किश्तवाड़ से दिखा देते हैं, क्योंकि डच्चन में भी अब आप देखिए किस तरह से कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके साथ ही डच्चन आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए मुहिम को शुरू कर दिया गया है और मूलभूत सुविधाएं देने के लिए मसौदा तैयार कर रहा है। अब प्रशासन आशियानों के निर्माण के साथ साथ बिजली पानी की समस्या भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, सप्लाई को बहाल करने की कोशिश हो रही है। और आज लगातार चौथे दिन भी लापता लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है, जहां पर डच्चन आपदा के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है कि किस तरह से यहां पर जो पूरी कवायद है वो चलाने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि आज तक अभी तक आप देखिए किसी भी शख्स का अता पता नहीं लग पाया है और मूलभूत सुविधाएं देने के लिए मसौदा तैयार करने में पूरी तरह प्रशासन जुटता हुआ नजर आ रहा है। और आशियानों के निर्माण के साथ साथ बिजली पानी की सप्लाई की बहाल भी यहां पर किस तरह से होगी, बहालत करने के लिए भी काम होने की कवायद जो है वो देखी जा रही है। और आज लगातार चौथे दिन भी लापता लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। अपडेट ले जाते हैं, क्योंकि अभी देर शाम का समय है और सुबह से ही जिस तरह यहां पर मसौदा तैयार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी अपडेट क्या कुछ है, अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि आने के बाद डीसी के साथ भी बातचीत हुई है, किस तरह से पूरा मसौदा तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो लापता लोग हैं क्या उनका कोई सुराग अभी तक लग पाया? बिल्कुल। अच्छा, देखिए चौथे दिन भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहा, लेकिन उसमें कोई सफलता हासिल नहीं लगी है। लेकिन अब जो फोकस जो है शिफ्ट कहीं ना कहीं रेबिलिटेशन की तरफ किया गया है, जो रिलीफ वर्क है करना है और रेबिलिटेशन करनी है। तो उसको लेके पहले उस गांव में जो जिस तरह बिजली खत्म हो गई है, तबाह हो गई है, पानी की नाले जो पानी जहां से आता था वो टूट गया है, तो इस तरह की कई बेसिक सुविधाएं जो डिस्टर्ब हो गई थी उनको अब रिस्टोर करने का कोशिश की जा रही है और अगले 2 से 3 दिन में वो सारी सुविधाएं वहां रिस्टोर कर दी जाएंगी। जिसके साथ साथ जो प्रभावित लोग हैं जो नाले के उस क्लाउड बस्ट में आए थे, उन घरों को दोबारा बनाने के लिए अलग जगह ढूंढी जा पर उनका पुनर्वास किया जाएगा जो लोग बचे हुए हैं, जिसके लिए जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया है ताकि इमारती लकड़ी वहां उपलब्ध कराई जाए और कुछ और एजेंसीज को भी कहीं ना कहीं रास्ता साबित करने की कोशिश की जा रही है। जिसके अलावा जो एलजी की तरफ से जो फंडिंग का अनाउंसमेंट किया गया था कि रिलीफ दिया जाएगा, तो उसको लेकर भी पेशरफ्त हुई है और हमें जो जानकारी मिली है कि 5 इस तरह के जो लोग हैं जिनके परिजन को मौत हुई है उनको वो फंड्स ट्रांसफर किए गए हैं। जिसके अलावा जो टेंट कॉलोनी अब वहां बनाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है जब तक परमानेंट। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आपदा वहां पर देखी गई है, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब लोगों को वहां पर हो पा रही है, उसको लेकर प्रशासन कदम उठा रहा है, लेकिन कितना काम हुआ?
देखिए, जो मटेरियल सप्लाई करना था वो किश्तवाड़ से जाना था, जिसके लिए 800 मीटर के करीब जो पानी की लाइनें हैं वो भेजी गई हैं, 20 खंबे भेजे गए हैं, एक ट्रांसफर फार्मर जो है किश्तवाड़ से रवाना किया गया है। तो क्योंकि वहां से पैदल जाना है आगे, वहाँ खर्चे घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके जरिए ही वहां पर सारा माल पहुंचेगा। तो इसमें जाने में एक दिन जरूर लगेगा, लेकिन वो ऑन वे है। और इंस्टॉल करने में बताया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा, रिस्टोरेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली जो एक टेंट कॉलोनी है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को वहां पर रखा जाए और जो जरूरी आवश्यक सामग्री है जा रही है। जो हमारे पास खबरें हैं कि वहां पर कम्युनिटी किचन एक बनाई गई है, तो दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी आशा। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से दक्षिण इलाके के अंदर सूरत हाल बने हुए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं लोगों को जुटाने की पूरी तरह से कवायद शुरू कर दी गई है। प्रशासन लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चलकर पैदल पहुंचना है, काफी लंबा सफर है और लोगों तक ये सारी सुविधाएं फराहम कराने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के डाची गांव में नामियान और मसर इलाके के बीच पड़ने वाले जंगलों में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। और मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का आतंकी और आईडी एक्सपर्ट सैफुल्ला उर्फ लंबू भाई भी शामिल था। हालांकि दूसरे आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और सुरक्षा बलों के मुताबिक अगर बात की जाए तो लंबू आईडी एक्सपर्ट था और पुलवामा हमले में भी उसने आईडी को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और सेना की 15वीं कोर के जीओसी डीपी पांडे ने यह जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि लंबू तब से ही अन्य आतंकियों को आईडी तैयार करने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए उसे प्लांट करने की ट्रेनिंग दे रहा था। उन्होंने बताया कि इसकी मौत इसलिए भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो युवाओं का ये ब्रेन वॉश कर रहा था, ये देखने वाली बात है, वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवाद के रास्ते में धकेल रहा था। और जीओसी ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि इस साल कश्मीर घाटी में एलओसी से घुसपैठ का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और आपको यह भी बताएं कि आज सुबह डाची गांव के नमीबियान और मसर इलाके के बीच पड़ने वाले जंगलों में कुछ संदिग्ध बंदूकधारियों के देखे जाने की सूचना मिलने पर एसओजी सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ 192 बटालियन के जवानों का संयुक्त दल सूचना मिलते ही इलाके में पहुंच गया। और इन दोनों को कुछ ही समय यहां पर जब देखा गया तो मुठभेड़ में मार गिराया गया और मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 और एक M4 राइफल समेत 4 अन्य यहां पर गोला बारूद जो है वो भी देखे गए हैं। आपको बताते चले कि पूरी तरह से गोला बारूद भी इनके पास से बरामद किया गया। तो जम्मू में राजौरी हाईवे की अगर बात करें, जम्मू संभाग के अंदर राजौरी जिले की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से हाईवे पर बथुनी क्षेत्र में आज ग्रेफ के शिविर के पास आईडी मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, हलचल मच गई। और सुबह 7:30 बजे के करीब ये हाईवे पर वाहनों की आवाजाही हुई है। सुबह 4:30 बजे का ये समय था और आवाजाही को बंद कर दिया गया और पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान यहां पर शुरू कर दिया गया। और पुलिस को समय पर मिली सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी का समय रहते पता लगा दिया गया और जिसके चलते ये बड़ा हादसा टल गया। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये आईडी जम्मू राजौरी पुंछ रोड पर जो लिंक है वहां पर रखी गई थी। दरअसल सुबह ही पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे के साथ दलोगरा इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं और सूचना मिलते ही पुलिस ने सेना के संयुक्त दल के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और बथुनी इलाका जो कि ग्रेफ शिविर से कुछ ही दूरी पर स्थित है और ये सड़क किनारे एक संदिग्ध वस्तु देखी गई है। तो सेना ने जब इसकी जांच की तो उन्हें ये हाथ लगा कि ये आईडी है। और सुबह 7:30 बजे के करीब जम्मू पुंछ और राजौरी हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया गया और बम निष्क्रिय दस्ते को यहां पर बुलाया गया, यानी बम को डिफ्यूज करने वाले दस्ते को यहां पर बुलाया गया। और दल में शामिल जवानों ने मौके पर पहुंचते ही आईडी को बड़ी ही सावधानी से निष्क्रिय कर दिया और इस प्रक्रिया में करीब 3 घंटे का समय लगा। अलबत्ता खतरा टलते ही हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को फिर से सुचारू रूप से कर दिया गया। और आपको यह भी बताएं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिश रच रहे आतंकी संगठनों के प्रयास को विफल बनाने के लिए पुलिस, सेना, सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकी संगठन आए दिन योजनाएं बना रहे हैं और सतर्क पुलिसकर्मियों के आगे उनकी एक नहीं चल रही है।
तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आज जम्मू पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू एयरपोर्ट पर उनका यहां पूरी तरह से स्वागत किया, जहां से आजाद अपने आवास के लिए रवाना हो गए। और गुलाम नबी आजाद का ये 3 दिनों का दौरा है, जिसमें वे पार्टी के विभिन्न शिष्टमंडलों के अलावा कुछ अन्य लोगों के शिष्टमंडलों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि इस दौरे के दौरान वे कोई बड़ी रैली नहीं करने जा रहे हैं। इन दिनों बरसात का मौसम देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कहर बरपा रहा है। और जम्मू में आज हालांकि बादलों ने यहां पर सूर्य देवता के बीच लुका छिपी का खेल तो देखा गया। बादलों और सूरज के बीच में ये पूरा खेल जारी रहा, लेकिन जम्मू जिले के अखनूर व उसके आसपास के इलाकों में आज बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचा दी। और आज वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तबाही मचाई है। तो अखनूर में हुई झमाझम बारिश से सड़कें झीलों में बदलते हुए यहां म्युनिसिपल कमेटी की तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आई। घरों से बाहर निकले हुए लोगों के लिए पैदल चलना तो दूर, यहां पूरी तरह झील बनी हुई है सड़कें। और आप देखिए लोग अब किस तरह से यहां से निकलते हुए नजर आएंगे। ये साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कई जगहों पर लोगों की जमीनें भी बह गई और नाले भरने से पानी वहां पूरी तरह से फैल गया। और अखनूर की बाजीगर बस्ती की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले पाया। और साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जल भराव वहां पर आज देखा गया। ये देखो कितना पानी आ रहा थे, कोई सानू को पुछदा नहीं कोई MLA आंदा नहीं कोई मंत्री आंदा सानू पुछने वास्ते। निके निके बच्चे हैं लिए कुत्थे जाना चलाना, थोड़ी बरखा और बड़ी पानी आ है कुत्थे जाना है। पानी अंदर बड़ी अंदर भी देखो सामने देखो कितना पानी अंदर बढ़ रहा है। ये निके निके बच्चे खड़ोते हैं कुत्थे लिए जाना चलाना। टीना पाई टीने अंदर पानी आई जाता है, आखा पैसे दे के टीने लैंटर को दिता पाई नहीं सानू, नहीं गए लभे थे। अभी ये गाड़ी अंदर गए थे, चोरी के हैं कहाँ के हैं, ये अभी रास्ते में बंद हो गई थी गाड़ी। तो अभी तो शुक्र ये है कि यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको धक्का लगा के साइड पे कर दिया। पहले एक गाड़ी गई थी पूरा पानी उसके अंदर घुस गया, अभी वो बंद नहीं हुई, निकल गई थी गाड़ी। तो बाकी वाली गाड़ी कुछ पार लगी हुई है, कुछ यहाँ पे रुकी हुई है, पीछे भी और आगे भी। तो यहाँ अभी स्थिति बहुत ज्यादा थोड़ी इतनी है, पानी थोड़ा कम हो गया अभी, पहले बहुत ज्यादा था। तो अभी अगर बारिश और आएगी तो उन लोगों को मना कर रहे हैं। तो कुपवाड़ा में एक शादी में दावत उड़ाने के बाद अस्पताल पहुंचे करीब 100 लोगों की जान पर बन आई है। जिले के मिरनाद हयामा इलाके में शुक्रवार को इन लोगों ने एक शादी में खाना खाया था और उसके तुरंत बाद दुल्हा दुल्हन समेत करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर इन्हें उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ये सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार बताए जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का मामला बताया गया है, लेकिन इनके अभिभावकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अस्पताल में मिलने वाले जो दवाइयां हैं वह अन्य सामान भी मरीजों को नहीं दिया जा रहा और ये सारा सामान वो बाजार से खरीदने को मजबूर हो रहे हैं और अस्पताल प्रशासन उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। तो डीडीसी सदस्य सनाउल्लाह खान ने अस्पताल प्रशासन की जमकर पोल खोली। यहाँ इन लोगों ने यहाँ पिछले कई सालों से इस अस्पताल को तबेल खाने में, मैं ये शर्म की बात है, मैं ये कह रहा हूँ, इस अस्पताल को तबेल खाने में चेंज किया है। लेकिन ये किस वजह से किया है? यहाँ कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा है इस अस्पताल को, जो 20 साल से 25 साल से 15 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पूछने वाला इनका कोई नहीं है। सीएम साहब का पता करते बोलते वो श्रीनगर में है, BM साहब वो भी यहाँ नहीं है, कोई डॉक्टर है यहाँ वो भी नहीं है। हद तो यह है, इन बेचारों को ग्लूकोज लगाना था, ग्लूकोज लगाने के लिए भी इनके पास कोई बंदा नहीं है। यह हाल है इस अस्पताल का। क्या मतलब है इस अस्पताल का? गवर्नमेंट ब्लड बैंक दावे कर रहे हैं रोज हर मीडिया पर भी, प्रेस पर भी, कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं उस गवर्नमेंट को चैलेंज देता हूं, मैं LG को चैलेंज देता हूं, वो आके ग्राउंड पर आके देखे क्या हाल है लोगों का। लोगों को कहां तक पहुंचाया आप लोगों ने? ये ब्लड बैंक कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। मैं DC साहब से अपील करता हूं, वो आज खुद आके रोज इसका विजिट करे। कहां है वो डॉक्टर? जो डॉक्टर यहाँ 30 के करीब 35 के करीब यहाँ तनख्वाह निकाल रहे हैं, वो तनख्वाह ये लोग दे रहे हैं।
करप्शन ब्यूरो की टीम की आज कठुआ स्थित डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और एसीबी की एक टीम अचानक ही पुलिस बल को साथ लेकर इस दफ्तर में पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान न ही किसी को बाहर और न ही किसी को भीतर जाने की इजाजत दी गई और एसीबी के इस दौरे का क्या कुछ यहां पर मकसद था, इस बारे में कोई भी अधिकारी नहीं बता पाया। अलबत्ता बताया यह भी जा रहा है कि ये टीम रूटीन जांच के लिए इस दफ्तर में पहुंची थी। सिख समुदाय के विभिन्न संगठनों ने प्रशासन से जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव जल्द करवाने की मांग की और पंथिक मोर्चा के बैनर तले इन संगठनों ने एक मंच पर इकट्ठे होते हुए प्रशासन से गुहार लगाई। इनका कहना है कि ये चुनाव पिछले एक चुनाव से यहां लंबित हैं और जिला कमेटी एक भी बैठक नहीं बुला पाई है और न ही किसी सदस्य को विश्वास में लिया जा रहा है। ये कमेटी पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, लिहाजा जम्मू प्रशासन को हस्तक्षेप करते हुए अब ये चुनाव जल्द करवाने चाहिए। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ J&K यूटी ਨੂੰ अपील करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो इलेक्शन जो पिछले 1 साल तो जून है वो करवाई जाए और पर्टिकुलरली मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू वास्ते गल कहूँगा कि पिछले 1 साल डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक भी फुल हाउस की मीटिंग नहीं बुला सकी और ना ही इन्होंने किसी मैंबर को कॉन्फिडेंस लिया और ये टोटली फेल है जम्मू डिस्ट्रिक्ट चलान। मैं अपील करता डीसी जम्मू कि फौरन इंटरवेंट करके ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की इलेक्शन करवाई जाए। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य पर घाटी में आयोजित कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत आज बांडीपुरा में खेले गए मैच में गांदरबल सरोवर्स की यहां टीम विजयी रही, जिसने बांडीपुरा क्लाइंबर्स की टीम को करारी शिकस्त दी और टॉस हारकर गांदरबल सरोवर्स ने अपने बल्लेबाजी और यहां पर पहले उन्होंने बल्लेबाजी की है और बल्लेबाजी और 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर डाला और जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांडीपुरा क्लाइंबर्स की टीम ने 16 ओवरों में 91 रन बनाए हैं और 91 रन पर ही ढेर हो गई और गांदरबल सरोवर्स 101 रन से ये मैच जीत गई। ये जो टूर्नामेंट्स है बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, इनकी वजह से जो ये टूर्नामेंट KPL का जो यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है ये एक टूर्नामेंट है जिसमें बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, सब कुछ मिलता है, किट मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलती है और हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से, क्योंकि जो बच्चे इसमें खेलेंगे वो नेचुरली वो जो सोशल इविल्स वगैरह है उनसे दूर रखने में बहुत मतलब ये मदद कर सकता है ये जो गेम है और हम यही चाहते हैं कि सारे बच्चे आए और इसमें तो जम्मू संभाग के चेनाब का एकमात्र प्रमुख स्पोर्ट्स स्टेडियम अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। हम बात कर रहे हैं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की, जिसकी बद से बदतर हो चुकी हालत खेलों के शौकीन युवाओं की पूरी तरह से रास आती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी जो खेलों के शौकीन हैं युवा, उन्हें ये रास नहीं आ रही है। तो स्टेडियम की इस खस्ता हालत से युवा खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं और उनके स्टेडियम के ड्रेनेज सिस्टम में खामियां निकालते हुए यहां पर उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि मामूली सी बारिश के बाद भी ये स्टेडियम कई दिनों तक अभ्यास के लायक नहीं रहता, जिसकी मरम्मत के लिए कुछ समय पहले प्रशासन की ओर से मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर काम होता हुआ नजर नहीं आया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से लोगों की मदद करने का सिलसिला यहां पर शुरू कर दिया गया है। के तहत भाजपा की जिला अनंतनाग इकाई अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है और इसी कड़ी में इकाई ने पहलगाम में एक गैर सरकारी संस्था के सहयोग से जरूरत का सामान बांटा और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सौफी मोहम्मद यूसुफ इस मौके पर अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद थे। मैं पिछले कई सालों से लोगों की सेवा में जुटा हुआ हूं
आज मैंने पहलगाम में शहीदी परिवार के ओर से यहाँ मैंने 200 लोगों में बिस्तरा बांटा है, आने वाले सर्दियों में उनके काम आए। आज यहाँ गरीब लोगों को हमने लाया था पहलगाम टाउन हॉल की सरजमीन पे। आज हमने 200 गरीबों में हमने चुन चुन को इनको पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से लाया है, उनमें बांटा है और ये परंपरा अभी जारी है। कल मैं खनाबल में बांट रहा हूँ, परसों में श्रीनगर डल लेक में भी, क्योंकि हमारे हाउस बोट वाले जो डल में रहते हैं वो भी बड़े परेशान हैं, उनमें भी बांटने जा रहा हूँ। और मेरे साथ लुधियाना से कोई टीम आया है जो शहीदी परिवार के हिस्से हैं, तो वो मेरे साथ हैं। तो आज पहलगाम में हमने बांटा, आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।